नमस्कार दोस्तों, कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का अध्याय 2 आप लोगों को बताऊंगा। अध्याय 2 में जो चैप्टर है इसमें दिया गया है। देखिए, ये सीटेट जो दिसंबर में होने वाला सीटेट है उसके लिए उसमें पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सीटेट में आपको एनसीईआरटी का बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। तो ये क्लास 6 का इतिहास है, अध्याय 2। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में मैं आप लोग को दिखाया था, उस अध्याय में देखे थे आप लोग लड़की का फ़ोटो था। देखिए इसमें लड़के का फ़ोटो है। क्यों दिया जाता है लड़के या लड़की का फ़ोटो? जेंडर भेदभाव को दूर करने के लिए। चलिए, अध्याय दूसरा में चैप्टर का नाम है, इसमें दिया गया है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, यानी बस जो है इसके कुछ दशक बाद आया, रेल के बाद बस आई। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? घूमने का रीज़न भी होगा। चलिए उसे हम लोग देखते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। हम उन्हें पुकारते हैं या पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आरंभिक मानव जो है खाने के लिए अपना ये सब करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इस जगह से दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो वहाँ के पौधे जो हैं, या वो लोग तो उस टाइम फलों या जानवरों को भी उस टाइम उस इलाका में जो भी जानवर रहते होंगे उसको खा जाते होंगे। तो इस इलाका में जानवरों की कमी हो जाती होगी, पौधों की कमी हो जाती होगी। तो इसलिए वो लोग उस समय जगह परिवर्तन करते रहते, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है, देखिए यहाँ पे दिया है, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दूसरा कारण ये दिया गया कि जानवर भी हो सकता है दूसरे जगह जाए। जानवर को भी एक जगह, तो अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाए, जानवर को वहाँ भोजन नहीं मिलेगा, तो जानवर भी दूसरी जगह जाएंगे। तो जानवर का पीछा करते करते या इंसान जो है, मतलब अपना भोजन के लिए उनके पीछे करते जाते थे, उनके शिकार करने के लिए जाया करते थे। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण दिया गया है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। सही बात है, फल और फूल अलग अलग मौसम में आते हैं।
इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे। सही बात है। कोई कोई फल किसी मौसम में आते होंगे, किसी दूसरे इलाके में आते होंगे, तो इसलिए इंसान मनुष्य जो है अलग अलग जगह पे उनकी तलाश में होगा। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के कारण ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। चौथा कारण ये भी दिया है कि मनुष्य को पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती होगी। ये तो कारण हो गया। अब दूसरा देखिए पॉइंट दिया गया है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। सही बात है, हमें जानकारियाँ कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों ने, जिन्होंने मतलब जगहों का खोज किया, पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। वो लोग जो वस्तुओं का यूज किया करते थे, वैसी कुछ वस्तुएं मिली है, तो उन्हीं से ये लोग अनुमान लगाते हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, मतलब हड्डी या लकड़ी के मुट्ठे लगा देते थे। कुछ पत्थर कैसे औजार बनाते थे, उसमें या तो हड्डी के मुट्ठे बना दिया या तो लकड़ी के मुट्ठे लगा करके ये लोग उसे औजार के रूप में यूज करते थे। बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए यहाँ पे फोटो दिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ पिक्चर। देखिए ये जो है पत्थर के औजार हैं। एक मिनट आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये पत्थर के औजार है। ये पत्थर के औजार का उपयोग दिया गया इंसान के खाने योग्य जड़ों की खोदने के लिए किया जाता था। ये जो है मतलब कोई भी चीज़ अगर निकालना है ज़मीन के अंदर से, इसे जड़ों को खोदने के लिए इस पत्थर का यूज किया जाता था। और इधर जो दिया गया है जानवर, ये जो पत्थर है इसका जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। देखिए यहाँ वस्त्र सिलता हुआ एक पिक्चर दिया गया। यहाँ देखिए यहाँ देखिए जड़ खोद रहा है, तो इस पत्थर का यूज किया जाता था। अगर खाल को छीलना है, जानवरों के छाल को छीलना है, तो जानवरों के खाल को अगर छील के वस्त्र को सिलते हैं तो इस पत्थर का यूज करते थे। देख लिए इंसान जो है किस तरह के पत्थरों का यूज किया करते थे। देखिए पिक्चर में क्लियर दिया गया। ये पत्थर सिलने के लिए, ये पत्थर खोदने के लिए औजार के रूप में यूज करते थे। रहने की जगह निर्धारित करना दिया गया। मानचित्र 2 में देखो, नीचे दिया गया है, मैं दिखाऊंगा। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है। लाल त्रिकोण वाले जो भी होंगे वो क्या है, पूरा स्थल है, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिले हैं। कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ जगह गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गया हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। इसमें से कुछ पुरास्थल जो है नदियों के किनारे पाए गए हैं। वो हम देखते हैं अभी। देखिए लाल त्रिकोण वाला जितने भी स्थान हैं, एक मिनट थोड़ा मैं इसे छोटा कर ले रहा हूँ। देखिए हाँ ठीक है। देखिए त्रिकोण वाले जितने भी स्थान हैं मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक तो भीमबेटका है, यहाँ भी पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ये दूसरा देखिए हुंसगी, ये भी है। देखिए कुरनूल की गुफा है, ये भी है। ये तीन जितने जितने लाल त्रिभुज वाले दिख रहे हैं ये सब पूरा स्थल का स्थान है। और देखिए ये पूरा स्थल है। बुरझोम है, ब्लू वाले जितने भी, मेहरगढ़ है। देखिए ये उस समय भारत में ही आता था, लेकिन अभी पाकिस्तान में है।
एक मिनट, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। हाँ, देखिए ये वाला इलाका जो है उस समय पाकिस्तान का, अभी जो है पाकिस्तान में, सॉरी, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, देखिए ये सब जो है सारा पाकिस्तान में था। अभी है पाकिस्तान में, उस समय भारत में ही था। तो मेहरगढ़, ऐसे जैसे क्वेश्चन बन सकता है मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो आप लोग जवाब दे देंगे पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। देखिए यहाँ बुर्ज होम है, यहाँ देखिए कोल्डिवा है, यहाँ देखिए चिरांद है, यहाँ दाउजली होर्डिंग है। इसी तरह आप लोग इस मानचित्र को एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे। जूम कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिए। देखिए अब आगे, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। लोग ऐसे पत्थर ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, क्योंकि उन्हें पत्थर, अच्छी पत्थर का ज़रूरत पड़ता होगा औजार बनाने के लिए। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। अच्छा जी, चित्र दिया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारें पर चित्र मिले। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया जाता है। देखिए यहाँ पे जंगली जानवर का जो है ना, मतलब चित्र मिला है कुशलता के साथ। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो है आज का मध्य प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश कहलाता है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ लोग बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। भीमबेटका गुफाएं जो है किस घाटी के पास स्थित है, तो आप लोग जवाब दे देंगे नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? चलिए नेक्स्ट, ये देख लिए, पहाड़ देख लीजिए, पहाड़ों का चित्र है। अच्छा, सबसे पहले हाँ, पूरा स्थल कहते किसे हैं वो भी दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार और बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुएं अवशेष मिलते हैं। जहाँ तो औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तु अवशेष मिलते हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों के लिए अपने काम के लिए किया जाता था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अगले अगले चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आग की खोज, कुरनूल की गुफा ढूंढो। वो तो कुरनूल की गुफा में दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको, एक मिनट। देखिए यहाँ है कुरनूल की गुफाएं, ये रहा, यहाँ पे देख लिए। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल की गुफाओं में क्या मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, आप लोग बताएंगे। हम जिस काल के बारे में पढ़, देखिए नाम और तिथियाँ, एक मिनट, नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरापाषाण मतलब प्राचीन काल, प्राचीन पत्थर का प्राचीन काल। पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर और औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से
12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। सबसे लास्ट 20 लाख साल, अंतिम 12,000 साल तक पूरा पाषाण काल चला होगा। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूर्व पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादा रख के पूछ लिया जाएगा कि पूरा पाषाण काल में 99% कहानी किस काल से मिले हैं। तो आप लोग अगर स्टेटमेंट अगर पूरी चैप्टर को अगर डीपली लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहिएगा तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी के बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ें। और मैं ऑब्जेक्टिव, रही बात ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए आगे। 12,000, हाँ, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजार में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का मतलब क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थलों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। देखिए, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जलवायु 12,000 साल पहले जब जलवायु बदली तो जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। वृद्धि होने का कारण जलवायु परिवर्तन हुआ। घास वाले मैदान अधिक बनने लगे तो ऑटोमेटिक है कि जो जानवर हैं खाएंगे तो जीवित, अगर घास कम रहेगा तो जानवर जीवित ही नहीं रहेंगे। इसलिए जो लोग उन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग उन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली को भी इंसान ने भोजन का स्रोत बनाना शुरू कर दिया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान महाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भी अपने लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज यहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। देखिए, कन्फर्म तो कि अब इतिहासकार को भी पता नहीं है, मतलब अनुमान लगाया उन लोगों ने, अनुमान लगाया ऐसे करते होंगे, फिर खेती करना प्रारंभ कर दिए होंगे, ये कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर रहे पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता है। देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसको एक मिनट, ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ के ही जाएंगे। देखिए, सबसे पहले
किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, तो आप लोग जवाब दे देंगे कुत्ते को। आप लोग नोट भी करते जाएं, मैं अगर जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है तो आप लोग साथ साथ नोट भी करते जाएं, जिससे कि आपको फिर दोबारा पढ़ाई करने में आसान रहेगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं देखूंगा। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवरों अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों का बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। कहने का मतलब है कि इंसान लोग जंगली जानवर को कम पालने लगे, जिनके सींग छोटे होते थे, दांत छोटे होते हैं। हम लोग देखते हैं पालतू जानवर के या तो वो अहिंसक होते हैं, उसे ही जानवर को इंसान ने पालना शुरू किया। और अनाज में मोटे अनाज वाले बीज को वो लोग संग्रहित करके रखते थे और उन्हीं का यूज करते थे। फिर एक क्वेश्चन है, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर है और कौन सा पालतू सूअर है? आप लोग इसमें बताएंगे। देखिए, ये दोनों दांत दिए हैं, इसमें से आप लोग बताएंगे कौन सा जंगली सूअर के दांत हैं और कौन से पालतू सूअर के दांत हैं। ये आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में लिखेंगे बड़ा वाला दांत जंगली का है या पालतू का है, छोटा वाला दांत किसका है, मैं समझ जाऊंगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। इंसानों ने सबसे पहले कौन सी फसल उपजाए थे? तो गेहूँ और जौ। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। और सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। पहला कुत्ता, उसके बाद भेड़ और बकरी। नोट करते जाएंगे आप लोग क्वेश्चन। एनसीईआरटी, अगर आपको सीटेट पेपर 2 निकालना है तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ना होगा। अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग एनसीईआरटी 6, 7 और 8 का पढ़ के जाते हैं तो 50+ क्वेश्चन आपसे जरूर आएगा, सही हो जाएगा। 50+ मार्क्स आप लोग एसएसटी में लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो, मतलब बोना, मिट्टी में डाल के देखिए। तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने,
जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। देखिए, ये बीज है, बीज के रूप में है, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में इंसान ने रखना सीख लिया। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आपने जवाब का कारण बताओ। इस सवाल का भी जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। क्या आप लोग को लगता है कि उस समय शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते होंगे, ये उनका प्रयोग करते होंगे? अगर प्रयोग करते हैं तो अपने जवाब और कारण बताएं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देंगे। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस 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 लिए होता है? इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। सारे सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र जो कि मैं आपको दिखा दिया हूँ, मानचित्र 2 मैप जो बना हुआ इंडिया का मैप, उस समय पाकिस्तान भी साथ में ही है उस मैप में। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? नीले वर्ग दिखाए थे। पता, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये नीले वर्ग में है, आप लोग इसे देख लेंगे, जहाँ की कृषि और इसके साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। देखिए, जितने भी नीले नीले वर्ग में दिए गए हैं ना, ये देखिए, चिरांद हो गया, कोल्डीवा हो गया, महड़गड़ा हो गया, दाउजली हो गया। मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाया, आप लोग अच्छे से मैप में फिर से जाके देख सकते हैं। कोई दिक्कत, आप रिपीट, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की वस्तु थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों को मैं थोड़ा जल्दी पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे, मैं समझाते जा रहा हूँ। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि अभी वर्तमान कश्मीर में है, वहाँ झोपड़ियाँ मिले और घरों के निशान मिले कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता। देखिए, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। गड्ढे के नीचे जो घर मिलता था उसे क्या कहते थे? गर्तवास कहते हैं। बुर्ज होम वर्तमान में कहाँ है? तो कश्मीर में है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, गर्तवास में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ, आप लोग बना लेंगे। बहुत जगहों से
पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें न पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उस तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार पत्थरों से तो बनाए जाते थे, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए, ये सब औजार पत्थरों के बने औजार हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। देखिए, ये औजार है, आप लोग लगाए। देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पत्थरों का औजार है। आप लोग देखें और अनुमान लगाएं कि इस औजार से क्या उपयोग करता होगा इंसान। नवपाषाण युग के जो इंसान थे उस समय इस औजार से क्या उपयोग करते होंगे, आप लोग अनुमान लगाएं और कमेंट करें। देखिए, नवपाषाण युग में ये क्या है, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अच्छा, आप लोग बताएं, कमेंट करके बताएं कि इस घड़े में क्या रखा जाता होगा। अनुमान लगाएं और कमेंट करें। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ लोग जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण देखिए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। एक मिनट, यह ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाका में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि सबसे पहले इंसान ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता, आप लोग देखें सवाल। उसके बाद भेड़ बकरी को, और सबसे पहले कृषि तो जौ और गेहूँ। और पूछ लिया जाएगा अगर कि जौ और गेहूँ कहाँ पे, किस जगह पे प्रारंभ किया, तो आप लोग जवाब देंगे मेहरगढ़ में। यहाँ दिया गया है मेहरगढ़ में, आप लोग जवाब देंगे मेहरगढ़ में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा देखिए यहाँ इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ में एक जगह मेहरगढ़ में एक ऐसा स्थान मिला था जहाँ की मृतकों के साथ बकरी को भी दफना दिया गया था। देखिए, मेहरगढ़ में जो घर मिलता है, घर का चित्र यहाँ पे दिया गया है। 4 कमरे वाले घर हैं जिसे लोग रहने के लिए या अनाज भंडारण के लिए उपयोग किया करते होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है। मेहरगढ़ का चित्र है। मेहरगढ़ में शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? आप लोग समानता देखेंगे, क्या समानता है आपके घर में और मेहरगढ़ के घर में। नेक्स्ट, उस समय जो मृत्यु होती थी इंसान को, तो उस समय के लोग को लगता है कि इंसान मृत्यु के बाद भी
जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ क्या करते थे, कुछ सामान रख देते थे, जो कि एक साक्ष्य भी मिला है, कब्र से एक साक्ष्य मिला है। देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ऐसी कई कब्र मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। समझता इसे परलोक में मृतकों को खाने के लिए रखा गया होगा। अनुमान लगाया जाता है कि मृतकों के साथ अगर बकरी को दफनाया गया है तो उन लोगों को लगता होगा कि इंसान मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, तो उन्हें खाने के लिए बकरी उनके साथ दफना दिया गया। देखिए मेहरगढ़ में कब्र का चित्र है। देखिए यहाँ पे इंसान का है, यहाँ देखिए यहाँ बकरी का है। आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में इंसान के साथ बकरी को भी दफनाया गया, उनके हड्डियों के अवशेष मिले थे। फ्रांस अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी जो कि पत्थरों में मिलता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। एटलस में आप लोग के पास अगर होगा तो उसमें फ्रांस का चित्र, या तो विश्व मैप होगा तो उसमें फ्रांस को आप लोग देख लेंगे। इसमें तो है नहीं मेरे पास, मैं अभी दिखा देता। फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। यह पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। देखिए फ्रांस की गुफा का चित्र है। इसी तरह चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चित्र जो है 10,000 साल से लेकर 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले का बना हुआ है। ये चित्र जो एक फ्रांस की गुफा का है। देखिए इसमें फ्रांस में जानवरों के चित्र बने हुए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें से जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों का लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। आप लोग देख सकते हैं कि उस समय के लोग कैसे चित्रकारी करते थे। पत्थरों में इतना अच्छा चित्रकारी देखिए जानवरों का दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? अगर आप लोगों के पास और कोई कारण है इस चित्र क्यों बनाया गया तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए लास्ट पेज है। उपयोगी शब्द। एटलस अगर आप लोग के पास है तो आप लोग एटलस में तुर्की को ढूंढेंगे। तुर्की ढूंढो ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब जरूरी नहीं है। आप लोग जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। ऐसे विश्व इतिहास, हाँ विश्व इतिहास तो नहीं होगा इसमें, फिर भी अगर होगा तो मैं बता दूंगा आप लोग को। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थनों में एक चताल हुई तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों पर कई चीज़ें लाई जाती थी। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, चलिए फिर भी मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। इस तरह आज अध्याय 2 हिस्ट्री एनसीईआरटी ये सब नहीं है उतना। आज मैं एनसीईआरटी 2 का हिस्ट्री अध्याय 2 आप लोग को पढ़ाया। इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट था मैं अंडरलाइन किया, आप लोग नोट कर लेंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का बुक अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मैं बार बार इसको बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 50+ नंबर आपके एसएसटी से सीटेट में पक्के आएंगे। चलिए दोस्तों, इस तरह मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप इसी तरह मेरे क्लास को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।